हाँ भैया चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन किया था। क्या चीज़ें थी कि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टाइपिटम, इन लेयरों के बारे में भी अध्ययन कर लिया था हमने। पराग कोश में कितने लोब पाए जाते हैं, कितना थीका पाया जाता है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। हम पिछले वीडियो में यहाँ तक पहुँचे थे, स्पोरोजेनिस, ठीक है ना, स्पोरोजीनस टिश्यू तक पहुँचे थे। इसी स्पोरोजीनस टिश्यू से आज हमको क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर बनाना, और माइक्रोस्पोर से क्या बनाना है, पोलन ग्रेन, ठीक ना। उसमें से फिर माइक्रोस्पोर को परिपक्व करके क्या बनाना है, पराग कण को परिपक्व करके क्या बनाना है, एक नर युग्मक बनाना है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, और इस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो चीज़ें। तो उसके पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर देते हैं जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा था। हमने कहा था कोई यदि एक पुष्प है, पुष्प का एक परागकोश है, तो एक परागकोश में कुल कितने लोब पाए जाते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक। फिर उसमें हमने बात की थी एक लोब में कितना थीका पाया जाता है, 2 थीका पाया जाता है, ठीक ना। अगर एक लोब में 2 थीका पाया जाता है तो उसको हम डाइथीकस लोब्ड कहते हैं। यदि एक एंथर में 2 लोब पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइलोब्ड एंथर कहते हैं। इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। परागकोश किसे कहते हैं, स्टेमन का वह भाग जो फर्टाइल होता है उसे हम परागकोश कहते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू सेल के बारे में अध्ययन करना है, कैसे ये पोलन ग्रेन का निर्माण कर रहा है, परागकण का निर्माण कर रहा है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हमको पढ़ना है माइक्रो स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक ना। सॉरी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, या इसे हिंदी में हम लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। हमने क्या कहा कि माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाएगा। स्पोरोजीनस टिश्यू परिपक्व होकर माइक्रो स्पोर का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को हम, ठीक ना, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाने वाले स्पोरोजीनस टिश्यू सेल परिपक्व होकर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाने वाले सेल स्पोरोजीनस टिश्यू परिपक्व होकर परिपक्व होके, ठीक ना, माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बातें समझ में आई तो हम इसको लिख भी देते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू परिपक्व होकर माइक्रो स्पोर, ठीक ना, ब्रैकेट में लघु बीजाणु का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बातें समझ में आई भी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसकी प्रोसेस देखते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ से एक कोई सेल लेते हैं। जब कोई एक सेल वहां से लेते हैं, ठीक है ना, उसे हमने क्या कहा, स्पोरोजीनस टिश्यू कहा। हमने क्या कहा, इसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहा, ठीक है ना।
इसे स्पोरोजिनस टिश्यू सेल कह देते हैं। इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है, 2n है, ठीक है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू सेल को ही हम, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, पीएमसी या फिर एमएमसी। पीएमसी का मतलब क्या होता है, पोलन मदर सेल, या फिर एमएमसी का मतलब क्या हो सकता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यही माइक्रो स्पोर मदर सेल परिपक्व होके क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा, ये माइक्रो स्पोर मदर सेल परिपक्व होके स्पोर बनाएगा, लेकिन स्पोर कौन सा बनाएगा, माइक्रो स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, माइक्रो स्पोर। इसको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु, ठीक है ना। मतलब किसका निर्माण करना है, इसको परिपक्व करवा के लघु बीजाणु का निर्माण करना है। तो ही प्रोसेस हमको पढ़ना है। तो होता क्या है प्रोसेस, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें से हमने क्या कहा था, एक कोशिका निकालते हैं, जो कोई एक कोशिका निकालते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू का। अब ये यहाँ पे हम लेके आए, इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है, 2n है, जिसे हमने क्या कहा, पीएमसी कहा। इसमें क्या होगा, मियोसिस की क्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें मियोसिस का मतलब ये होगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये क्या होगा कि ये 4 कोशिकाओं में डिवाइड होगा, ठीक है ना। 4 कोशिकाओं में डिवाइड होगा, लेकिन हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलोस कहते हैं, ठीक है ना। लेयर का नाम क्या होगा, कैलोस होगा। और ये कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगी, मतलब 4 कोशिकाओं में डिवाइड होगी। तो ये कोशिकाओं की प्लॉइडी लेवल कितनी हो जाएगी, प्रत्येक कोशिका की n हो जाएगी। ये डिप्लॉइड था, यहाँ आके क्या हो गया, हेप्लॉइड हो गया, ठीक है ना। यहाँ द्विगुणित था, ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या हो जाएगी, आगुणित हो जाएगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, चतुष्कफली या टेट्राड कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, चतुष्कफली या टेट्राड कह देते हैं। अभी तक जो है कोई भी कोशिका, ठीक है ना, एक दूसरे से पृथक नहीं हुई है, सभी की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, जुड़ी हुई हैं। और इनके चारों तरफ एक लेयर पाई जा रही है, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, कैलोस कहते हैं, ठीक है ना। ये कैलोस वाली लेयर जो है हमको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट क्यों करना है, ताकि यहां से प्रत्येक परागकण, ठीक है ना, पृथक होके एक नए पोलन ग्रेन, एक नए नरयुग्मक का निर्माण कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये टाइपिटम के द्वारा, इधर ध्यान दीजिएगा फिगर में, हमने क्या कहा था, टाइपिटम के द्वारा कुछ रिलीज किया जाता है। एंजाइम का नाम क्या है, कैलेज एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टाइपिटम के द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा, कैलेज एंजाइम, ठीक है ना। अभी वो टाइपिटम क्या करेगा, कैलेज एंजाइम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ पाई जाने वाली कैलोस परत डाइजेस्ट होगी, टूटेगी। और जब कैलोस परत टूटेगी तो ये प्रत्येक कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी। जो प्रत्येक कोशिकाएं पृथक हुई हैं, इन प्रत्येक कोशिकाओं की प्लॉइडी लेवल n रहेगी, और इनका एक का नाम अगर हम करें तो इसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, या फिर इसे हम माइक्रो स्पोर कहते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा, फिर से देख लीजिए एक बार। हमने कहा कोई एक परागकोश है, परागकोश के अंदर 4 थीका पाए जाते हैं। एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाया गया। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए गए, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू पाए गए। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी लेवल कितनी होगी, 2n होगी। यहाँ से इसको निकाल के हम क्या करते हैं, लाते हैं यहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं। जब इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लेके आए, ठीक ना, इसकी प्लॉइडी लेवल देखिए हमने 2n लिखा हुआ है।
इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, ठीक ना। यही इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को ही हम, ठीक ना, पीएमसी या एमएमसी कह सकते हैं। पीएमसी किसे कहते हैं, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक ना। अब इस पीएमसी में क्या होगा, इस पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। जब इस पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो इसकी प्लॉइडी लेवल 2n थी, तो इसके दौरान जितनी भी कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा उसकी प्लॉइडी लेवल में चेंजिंग आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हो रहा है मियोसिस, सेकंड नहीं, फर्स्ट मियोसिस हो रहा है, सेकंड मियोसिस में प्लॉइडी लेवल में चेंजिंग नहीं आती, लेकिन फर्स्ट मियोसिस में प्लॉइडी लेवल में चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस क्रिया हो रही जिसकी वजह से प्लॉइडी लेवल में चेंजिंग आ गई। अभी जितनी भी कोशिकाएं बनी है सभी कोशिकाओं की प्लॉइडी लेवल क्या हो गई है, हेप्लॉइड हो गए हैं। सब जितनी कोशिकाएं क्या है, हेप्लॉइड है। यहाँ पे ए भी है हेप्लॉइड है, ए भी हेप्लॉइड है, ए भी। और इन्हें देखिए एक ही, ठीक है ना, एक सर्कल के अंदर चारों कोशिकाएं, सर्कल किसके द्वारा बनाया गया, कैलोज के द्वारा, मतलब एक लेयर बनाई गई चारों तरफ से। ये किसकी लेयर है, कैलोज की लेयर है, और उसी के अंदर परिपक्वन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये परिपक्वन किसके अंदर, इसके अंदर हो रहा है। मतलब क्या, हम इसी को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। मतलब यही कोशिका स्पोरोजिनस टिश्यू कोशिका परिपक्व होके, ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 भागों में डिवाइड हो गई है और प्रत्येक कोशिका परिपक्व होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक कोशिकाओं में प्रोसेस चलेगा, ठीक। तो ये 2n था। अब इनके द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण किया गया तो सभी कोशिकाओं की प्लॉइडी लेवल कितनी होगी, ये नहीं रह गई, हेप्लॉइड हो गई। अब ये जो कोशिकाएं बनी है इसको हमने क्या कहा था पहले, स्पोरोजिनस टिश्यू या पीएमसी कहा था। लेकिन ये कोशिकाएं जो बनी है, अब इस एक कोशिका का यदि हम नाम करेंगे इसे हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, माइक्रोस्पोर, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु कहेंगे। बातें समझ में आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है भैया, ठीक। ये क्या है, लघु बीजाणु हो गया। अब हम कह रहे हैं क्या कि इसी के चारों तरफ क्या हो रहा था कि इसमें जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू था, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ है कैलोज परत पाई जाती थी, और प्रत्येक के चारों तरफ पाई जाती थी। बातें समझ में आ रही हैं, प्रत्येक के चारों तरफ कैलोज परत पाई जाती थी। इसका मतलब अभी तक इसमें कैलोज परत टूटी नहीं है और 4 कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब ये जो कैलोज परत है इनको तोड़ने की आवश्यकता है ताकि ये प्रत्येक माइक्रोस्पोर यहाँ से पृथक हो सके और एक, ठीक ना, नए नर युग्मक का निर्माण कर सके। बात समझ आ रही। तो यहां से क्या करना है, इस लेयर को तोड़ना है। इस लेयर को तोड़ने के लिए फिर टाइपिटम के द्वारा एक एंजाइम रिलीज किया जाता है, ठीक। टाइपिटम के द्वारा एक एंजाइम रिलीज किया जाएगा, कहां पे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जाएगी वो एंजाइम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे उसके चारों तरफ जो लेयर बनी है उस लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे इस लेयर को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। किसके द्वारा, कैलेज एंजाइम के द्वारा। हमने लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा, लिखा कहां है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए कैलेज एंजाइम में, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। कौन स्रावित करता है, टाइपिटम करता है। अब जिसकी वजह से ये प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रत्येक कोशिकाएं पृथक हो गई, अलग अलग हो गई। जब ये प्रत्येक कोशिकाएं पृथक हो गई तो इन कोशिकाओं को अब हम क्या कह सकते हैं, इन कोशिकाओं को हमने परागकण कह दिया। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम परागकण या इसी को हम पोलन ग्रेन कह देते हैं भैया। बातें समझ में आई। अब ये परागकण जो पोलन ग्रेन बना है, ठीक है ना, इस पोलन ग्रेन को, ठीक है ना, पृथक करना। अभी इस पोलन ग्रेन को भी मैच्योर करके नर युग्मक का निर्माण करवाना है, ठीक। हमने क्या प्रोसेस पढ़ा, हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या, माइक्रो छोटा, स्पोर ये बीजाणु, जेनेसिस मतलब कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। ये तो प्रोसेस पूरा हो गया, हमारा प्रोसेस यहां तक पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा, हमने टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, लघु बीजाणु जनन, लघु छोटे बीजाणु जनन मतलब है कैसे वो परिपक्व होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो ये यहाँ तक तो हो गया प्रोसेस पूरा का पूरा। अब इसके आगे कैसे नर युग्मक का निर्माण होता है, कैसे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, ठीक ना,
एक्जाइन इंटाइन लेयर का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर तुरंत हम साफ करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम एक किसी भी, इसमें क्या होता है कि एक कोई हम लघु बीजाणु लेंगे, अब कोई एक लघु बीजाणु लेंगे, उसको परिपक्व करेंगे, परिपक्व करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और नर युग्मक बनने की क्रिया को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गैमेटोफाइट का मतलब है गैमीट का निर्माण होना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भैया। गैमेटोफाइट या गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो गैमीट का निर्माण कैसे हो रहा है, युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है, अब उसके बारे में, जिसे हम युग्मक जनन भी कहते हैं हिंदी में इसे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, युग्मक के जनन, ठीक है ना, गैमेटोफाइट, ठीक है ना। गैमेटोफाइट पढ़ रहे हैं, गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा, ऊपर चला गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए ध्यान दीजिए, युग्मक जनन या फिर क्या पढ़ेंगे हम, गैमेटोफाइट। अब की बार तो दिख ही रहा होगा, बिल्कुल ठीक, फिर चला गया, ओह समस्या इस बात की है ना, यहाँ पे सीधा तो जाता नहीं है बेचारा। चलो देखा, अच्छी बात है, चलो दिखा तो सही। अब हम गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या कहा था, ठीक, ये कोई 4 कोशिकाओं का, वो बहुत बड़ी बड़ी हो जा रही है बेचारी, थोड़ा छोटा सा बनाया जाए। हम 4 कोशिकाओं का ऐसे निर्माण कर रहे हैं, इन चारों कोशिकाओं का नाम हम क्या रख रहे हैं, ठीक है ना, इसे हम परागकण या फिर पोलन ग्रेन कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है ना, इसको हम कह रहे हैं पोलन ग्रेन में ये केंद्रक है, ठीक है ना। अब ये गैमीट का निर्माण कैसे करता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होगा, ये किसी एक कोशिका के बारे में पढ़े, 3 तो स्वयं आ जाएगा, तो हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा अब माइटोसिस की क्रिया चलती है। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। जब माइटोसिस की क्रिया चलती है तो इसमें माइटोसिस के दौरान ही इसमें क्या होता है, बहुत छोटी छोटी राजधानी का निर्माण हो जाता है, और ये राजधानी जो छोटी छोटी राजधानी होती हैं, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो एक साइड में आ जाता है, बीच में नहीं रह जाता, सेंटर में, ठीक ना। अच्छा एक चीज और है, आप लोगों ने सेल चैप्टर जब पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में आपको प्लांट सेल के बारे में पढ़ाया गया था, तो प्लांट सेल में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्लांट सेल का जो केंद्रक होता है वो एक साइड होता है, उसका कारण ये है कि उसमें वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है ना, वैक्यूल पाया जाता है, और वैक्यूल जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और जब वैक्यूल का साइज बड़ा होता है तो केंद्रक जो होता है वो परिधि की तरफ आ जाता है ना, मतलब साइड में थोड़ा आ जाता है। और लेकिन हम अगर एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं तो एनिमल सेल का जो केंद्रक होता है वो सेंटर में रहता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर भी ये एक तो उसमें से ये हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये पादप ही तो है, और पादप की कोशिका तो के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो पादप की कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पादप की कोशिका का ये केंद्रक है, और ये क्या वैक्यूल है। तो इसमें जो वैक्यूल छोटे छोटे बनते हैं, ये वैक्यूल क्या होते हैं कि सब इकट्ठा होकर एक बड़े वैक्यूल बना लेते हैं, और ये केंद्रक बेचारा कहाँ आ गया, साइड में आ गया, ठीक है ना। अब जब केंद्रक साइड में आ जाता है तो फिर इसमें अभी देखिए माइटोसिस क्रिया पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण होगा, आप लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो स्पिंडल फाइबर कुछ इस प्रकार से बनेगा, और स्पिंडल फाइबर जो बनता है वो एसिमेट्रिक बनता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ बनेगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, जिसकी वजह से अब ये क्या होगा कि यहाँ पे जो केंद्रक था, ठीक है ना, जो केंद्रक था
केंद्रक दो भागों में तो डिवाइड होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, लेकिन अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल का मतलब ये होगा कि एक कोशिका बड़ी हो जाएगी और एक कोशिका छोटी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अब यहाँ से डिवाइड करेगा, जब यहाँ से डिवाइड करेगा तो ये कोशिका क्या होगी, एक छोटी हो जाएगी और एक कोशिका यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक कोशिका ऐसे बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पे, और एक कोशिका यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। इस कोशिका का नाम क्या रखेंगे, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। और इस कोशिका का नाम वेजेटेटिव सेल, ठीक है ना। अब ये वेजिटेटिव सेल हो गया। वेजिटेटिव जो होती है वो बड़ी सेल होती है, बड़ी कोशिका होती है, ये बेचारी छोटी होती है, ये छोटी कोशिका होती है, ठीक है ना। लेकिन इसी के द्वारा गैमीट का निर्माण किया जाएगा, इसको तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी के द्वारा गैमीट का निर्माण किया जाएगा। अब साथ साथ में क्या होगा कि इसमें अभी लेयर हमने नहीं बनाया, लेयर आप लोगों ने जो पढ़ा भी होगा परागकण में, ठीक है ना। अब इसमें लेयर का भी निर्माण होगा। लेयर का निर्माण होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, एक लेयर अंदर की तरफ रहेगी, ठीक है ना। इसमें ये क्या हो गया, जनरेटिव सेल हो गया, एक छोटी कोशिका हो गई, ये क्या हो गई, कायिक कोशिका, बड़ी कोशिका हो गई। इस लेयर का नाम हम इंटाइन कर देते हैं। इस लेयर का नाम क्या कहेंगे, इंटाइन। इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से लेयर पाई जाएगी। इस लेयर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, टैपिटम के द्वारा। क्या स्रावित करके, यूविस बॉडी। अरे पिछले वीडियो में तो ही बताया था हमने, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस लेयर का नाम क्या होगा, इक्जाइन होगा। इक्जाइन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इसके बारे में आपको स्वयं पता चल जाएगा। इस कोशिका का नाम क्या हो जाएगा, जनरेटिव सेल हो जाएगा, जनरेटिव सेल हो जाएगा। इस कोशिका का नाम क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल हो जाएगा। वेजिटेटिव बड़ी होती, ये छोटी होती। ये वेजिटेटिव की हिंदी क्या होगी, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है ना। और इसकी हिंदी क्या होगी, जननिक कोशिका, जननिक कोशिका, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखिए एक जगह पे ये इक्जाइन लेयर नहीं पाई जा रही है, जहां पे इक्जाइन लेयर नहीं पाई जा रही है उसे हम जर्म पोर कहते हैं, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम जनन छिद्र हिंदी में कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी, ठीक। अब उसके बारे में हम बात करें फिर इक्जाइन के बारे में। हमने कहा ना इक्जाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले हम इस सेल की, इससे कायिक कोशिका के बारे में बात कर ले। कायिक कोशिका के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, पोलन ट्यूब का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आप पोलन ट्यूब क्या होता है अभी जस्ट इसके बाद ही समझ जाएंगे आप, ठीक ना। कायिक कोशिका के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, पोलन ट्यूब का। और कायिक कोशिका में ही एक ऐसे, ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इंटाइन लेयर का निर्माण करती है। यहाँ पे हमने डिनोट नहीं किया है, लेकिन यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इंटाइन लेयर का निर्माण करती है, इसलिए हमने डायरेक्ट इंटाइन को ही लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंटाइन लेयर। उसके बाद ये सबसे बाहरी लेयर कौन सी, इक्जाइन लेयर। ये इक्जाइन और इंटाइन के बारे में कुछ बताना था। बताना ये है कि इक्जाइन जो लेयर होगी, ठीक है ना, वो एसिड, बेस, ठीक है ना, या फिर हाई टेम्परेचर, ये सबको जो है सह सकती है। मतलब क्या, एक ये सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। अरे इसीलिए तो आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो परागकण होते हैं वो जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। परागकण जीवाश्म के रूप में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि परागकण के चारों तरफ एक ऐसी लेयर पाई जाती है, ठीक है ना, जो हाई टेम्परेचर को भी सह सकती है। अभी तक कोई ज्ञात एंजाइम इसके ऊपर कार्य नहीं कर सकता, इसको विघटित नहीं कर सकता है। इक्जाइन लेयर को अभी जितने एंजाइम ज्ञात किए हैं, ठीक है ना, मतलब जितने एंजाइमों को खोज की गई है, कोई भी एंजाइम अभी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए तो परागकण कभी कभी जीवाश्म के रूप में हमको प्राप्त हो जाते हैं। बातें समझ आ रही है। तो इक्जाइन लेयर
किससे बनी होती है, ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं इक्जाइन लेयर किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से, पोलेनिन से, ठीक है ना। इक्जाइन लेयर किससे बनी है, स्पोरोपोलिन से। जनरेटिव इंटाइन लेयर किससे बनी हुई है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सेलुलोपेक्टिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, ये कार्पल के वर्तिकाग्र पे जैसे जाके चिपकता है, तो वहां से क्या करेगा, ये शर्करा को अवशोषित करने के बाद फूल जाता है, और जब ये फूलता है तो यहाँ से जर्मपोर से ये बाहर आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं, जिसे हम क्या कह देंगे, पोलन ट्यूब कह देंगे। मतलब पोलन ट्यूब का निर्माण किसके द्वारा, इंटाइन लेयर के द्वारा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि इंटाइन लेयर पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिख देना है कि इंटाइन लेयर सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है, साथ साथ में क्या करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने पोलन ट्यूब लिखा है और यहाँ पे भी पोलन ट्यूब लिखा है, क्यों लिखा है उसको समझ लीजिए। कारण ये है कि ये पूरा का पूरा परागकण है, परागकण में हमने कहा ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है ना, प्लाज्मा ये क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल, ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, अब वो इंटाइन लेयर बनाएगा, इंटाइन लेयर क्या करेगा, ठीक है ना, वो यदि पॉलिनेशन क्रिया हो चुकी है तो, जब ये पॉलिनेशन क्रिया हो चुकी है तो वो क्या करेगा, देखो भैया ये क्या है, ये कोई कार्पल है, कार्पल का सबसे ऊपरी वाला भाग ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, और इसी पे क्या पाए जाते हैं, शर्करा पाए जाते हैं, अन्य रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो जो शर्करा पाया जाता है वो इसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इस शर्करा को ये अवशोषित करेगा। जब ये अवशोषित करेगा तो ये इसकी इंटाइन लेयर जो है फूल जाती है, जब ये फूल जाती है इंटाइन लेयर तो ये यहाँ से बाहर आ जाती है, जहां पे इक्जाइन लेयर अनुपस्थित होती है वहां से, मतलब क्या, जर्मपोर से ये बाहर आ जाती है। जब ये जर्मपोर से बाहर आ जाएगी तो इसी को हम क्या कह देंगे, ठीक ना, पोलन ट्यूब कह देते हैं। और एक चीज नोटेड ये भी है कि पोलन ट्यूब में सबसे आगे कायिक केंद्रक रहता है, इसलिए वेजिटेटिव सेल को कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे ट्यूब सेल भी कहा जाता है। एक चीज और नोटेड है, क्या, फिर से सुनिए, हमने क्या कहा कि जब पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो पोलन ट्यूब के अंदर सबसे आगे कायिक कोशिका का केंद्रक जाता है। जब कायिक कोशिका का केंद्रक जाता है तो इसलिए वेजिटेटिव या कायिक कोशिका को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बात समझ आ रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब सेल कहते हैं। अब यहां तक अगर हो गया हो तो देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, नहीं तो एक बार अभी रिवीजन कर दे रहे हैं। चलिए फिर से मैं एक बार बहुत स्पीड में रिवीजन करूंगा, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा बस। हमने क्या कहा था, ये माइक्रोस्पोर निर्माण हुआ, माइक्रोस्पोर में समसूत्री विभाजन होने से पहले क्या, इसमें रसदानी का वैक्यूल बनता है, जो वैक्यूल बनेगा जिसकी वजह से केंद्रक क्या होगा, साइड में आ जाएगा। जब केंद्रक साइड में आता है तो इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, वो भी एसिमेट्रिक के, ठीक ना, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का निर्माण होगा, जिसकी वजह से अब सेल डिवीजन जो होगी, अब सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है ना। अब जो सेल डिवीजन होगी वो अनइक्वल डिवीजन होगी, मतलब वो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये पे बड़ी हो गई, यहाँ पे छोटी होगी, तो अनइक्वल डिवीजन हुआ, तो ये छोटी वाली जो कोशिका यहाँ पे हो गई जनरेटिव, बड़ी वाली कोशिका क्या हो गई, कायिक कोशिका होगी। अब जो बड़ी वाली कोशिका कायिक कोशिका है तो इसके चारों तरफ लेयर भी बनेंगी, जो लेयर बन रही है, ठीक ना, कौन सी लेयर, इंटाइन और इक्जाइन। इक्जाइन सबसे बाहरी लेयर होती है, इंटाइन अंदर की लेयर होती है, मतलब इक्जाइन के जस्ट अंदर इंटाइन पाई जाती है और इंटाइन के जस्ट ऊपर इक्जाइन पाई जाती है, ठीक है ना। इक्जाइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना, स्पोरोपोलिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसको भी कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट
नहीं कर सकता, या जितने भी एंजाइम ज्ञात किए जा चुके हैं कोई भी एंजाइम इसको विघटित नहीं कर सकता। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं कि या एसिड और बेस या हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट है। बात समझ में आई। उसके साथ साथ में ये हमने इंटाइन लेयर के बारे में बात की। इंटाइन लेयर किससे बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी इंटाइन लेयर का निर्माण किसका करती है? पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब का निर्माण कब कैसे होता है? जब कोई परागकण यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ से वो शर्करा को अवशोषित करेगा। शर्करा को अवशोषित करने के बाद जहां पर इंटाइन लेयर अनुपस्थित होगी वहां से इंटाइन लेयर बाहर निकलती है फूल के। जब इंटाइन लेयर फूल कर बाहर निकलती है तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब की खोज किसने की थी? अमिकी नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है भैया, आगे चलें फिर थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको खत्म कर देते हैं थोड़ा स्पीड में, ध्यान दीजिएगा। अभी हम गैमीट का निर्माण नहीं कर पाए हैं, ध्यान दीजिएगा। हम गेमेटोफाइट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी तक हम तो यहीं तक रह गए हैं। अब हम गैमीट का निर्माण करेंगे भैया। हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक, ठीक है ना, ऐसे कोई एक ऐसा हम, ठीक है ना, कोशिका बनाते हैं जिसमें क्या पाई जा रही है? एक जनरेटिव सेल पाई जा रही है। ठीक है, एक जनरेटिव सेल पाई जा रही है। दूसरी कौन सी पाई जा रही है? वेजिटेटिव, या हम इसको हिंदी में कायिक कोशिका लिख देते हैं। कायिक कोशिका, ठीक है ना। इसे हमने अभी जस्ट कहा ट्यूब सेल भी कहा जाता है। ट्यूब सेल क्यों कहा जाता है अभी जस्ट हमने बताया आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, इसके चारों तरफ एक लेयर है जो इसको हम क्या कह देते हैं? इंटाइन। ठीक, इसके चारों तरफ एक थोड़ी अलंकृत पाई जाएगी लेयर, जो अलंकृत पाई जाएगी जहां, ठीक है ना, उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम इक्जाइन कहेंगे। इक्जाइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। इंटाइन किससे? सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। जहां पे इक्जाइन लेयर अनुपस्थित होती है उस भाग को हम क्या कह देते हैं? उसे हम जर्मपोर कहते हैं। जहां पे, ठीक है ना, इक्जाइन लेयर अनुपस्थित होती है उसे हम जर्मपोर कहते हैं। अब नोटेड क्या है? नोट ये है कि मोनोकोटिलिडन में या एक बीज पत्री पादप में, ठीक है ना, एक बीज पत्री पादप में, ठीक है ना, पादप के परागकण में, पादप के पराग कण में, ठीक है ना, एक ही जर्मपोर, जन्म छिद्र जर्मपोर पाया जाता है। ठीक, दूसरा ये नोट आपका फर्स्ट हो गया, ये नोट आपका सेकेंड हो गया। नोट सेकेंड में क्या लिखेंगे? द्विबीज पत्री पादप के परागकण में, द्विबीजपत्री पादप के परागकण में 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। बातें समझ में आई इतनी? एक नोट और फिर है यहीं पे, अब ज्यादा नोट नहीं, अब स्टार बना के, ठीक है ना। क्या? यदि परागकण द्विकोशिकीय अवस्था है, द्विकोशिकीय अवस्था में है तो वह 60% पादपों से 60% पादपों से रिलीज किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, ठीक है ना। यदि, फिर यहीं पे लिखना है, यदि परागकण 3 कोश की अवस्था है, 3 कोशिकीय अवस्था में है तो वह
अरे भैया 60 हमने किया, बचा कितना, 40 से तो बचाया ना, अवस्था में है तो वह 40% पादपों से रिलीज किया जाएगा। हो गया भैया, बस हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें अब पोलन ट्यूब का निर्माण करना है। पोलन ट्यूब का निर्माण किसके द्वारा, इंटाइन लेयर के द्वारा। कैसे होता है वो भी हमने आपको चीजें बता दी, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आपका खत्म होता है। फिर उसमें एक चीज, अब इसमें परागकण की संरचना के बारे में तो आपको एक टॉपिक आएगी, ठीक। हाँ चलिए गैमीट का हम निर्माण पहले कर लें, फिर उसके बारे में बात करते हैं। अब होगा काम, इसमें होता ये है कि अब इसमें समसूत्री विभाजन अभी एक बार और करेगी। और कौन सी कोशिका करेगी, सिर्फ जनरेटिव कोशिका करेगी। तो जब जनरेटिव कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी तो इसमें ये कायिक कोशिका हो गया, ठीक ना, ये इंटाइन लेयर हो गई, ध्यान दीजिएगा, इंटाइन लेयर हो गई। इसके चारों तरफ ऐसे एक एक्जाइन लेयर पाई जाएगी, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक एक्जाइन लेयर हो गई। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये कायिक कोशिका हो गई। कायिक कोशिका के अंदर जो ये अब जनरेटिव सेल पाई जा रही है, जो ये जनरेटिव सेल पाई जा रही है, ठीक। जनरेटिव सेल अब वो डिवाइड करेगी अपने आप को। डिवाइड कब करती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई परागकण, ठीक, जब कोई परागकण वो अंकुरण करता है। अंकुरण करने का मतलब, अब आपको बोर्ड में एक तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि अंकुरित हो रहे परागकण का सचित्र वर्णन कीजिए। अंकुरित हो रहे परागकण का सचित्र वर्णन हम कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पे फिगर बना रहे हैं इसका, इसमें होगा ये कि इस जो इंटाइन लेयर है, ठीक है ना, जो इंटाइन लेयर है वो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, कि कुछ पादपों में थोड़ा सा ऐसे ही वो भाग बना लेती है, ठीक है ना, उभर निकल जाती है। तो जहां पे ये कायिक केंद्रक हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, सबसे आगे आगे हमने कहा कि जस्ट कायिक केंद्रक चलता भैया, ये क्या है, कायिक केंद्रक हो जाएगा। कायिक केंद्रक के हो गया पोलन ट्यूब, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम पराग नलिका कह रहे हैं। इसे हम और क्या कह सकते हैं, अरे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, पोलन ट्यूब कह सकते हैं। पोलन ट्यूब की खोज किसने, अमिकी नामक साइंटिस्ट ने। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कोशिका है ये अपने आप को दो भागों में डिवाइड करेगी। जब ये कोशिका अपने आप को दो भागों में डिवाइड करेगी तो एक कोशिका इधर आ जाएगा, एक कोशिका यहाँ पे रह जाएगी। मतलब क्या कि ये कोशिका पोलन ट्यूब में इंटर करने से पहले अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेती है, और बहुत पहले भी नहीं करेगी, जब पोलन ट्यूब निर्माण होगा उसके बाद, मतलब इंटर करते समय, ठीक ना। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम फर्स्ट मेल गैमीट, इसे हम सेकेंड मेल गैमीट, ठीक है ना, ये हो गया। तो क्या हुआ, फिर से देख लीजिए। अब हमने यहाँ पे परागकण की संरचना बनाई। परागकण की संरचना में हमने क्या कहा, यहाँ पे मान लीजिए पोलन ट्यूब का निर्माण। पोलन ट्यूब का निर्माण किसके द्वारा, इंटाइन लेयर के द्वारा। जब इंटाइन लेयर के द्वारा पोलन ट्यूब का निर्माण किया गया तो यहाँ पे अब जो जनरेटिव सेल थी, ठीक ना, ये जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में अपने आप को इंटर करने से पहले, ठीक ना, वो दो भागों में डिवाइड कर लेगी। वो भी कौन सा विभाजन करेगी, हमने यहाँ पे लिखा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, माइटोसिस की क्रिया भैया। समसूत्री विभाजन करके, ठीक ना, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और ये कायिक केंद्रक यहाँ आ गया। ये अब जो पहला रहेगा उसे हम फर्स्ट मेल गैमीट, जो दूसरा रहेगा उसे हम सेकेंड मेल गैमीट कहेंगे। ये भैया गैमीट का निर्माण हो गया, ये गैमेटोफाइट पूरा हुआ, ठीक ना। गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक ना, गैमेटोफाइट कहते हैं। बातें समझ में आई तो आप लोग एक बार देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।